Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's environment class we will discuss about international conventions and protocols. Let's start without wasting any time. सबसे पहली चीज है मोटिव क्या होता है किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन का या प्रोटोकॉल का। सिंपल होता है सेफ गार्ड फॉर द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को बचाना है। कुछ प्रोटोकॉल कुछ कन्वेंशन सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो इन्वायरमेंट का ही टॉपिक होता है। जैसे आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड आपको कुछ प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, कुछ प्रोटोकॉल सिर्फ पॉल्यूशन की बात करेंगे इस टाइप से, और कुछ होते हैं जो जिन प्रोटोकॉल्स के अंदर पूरा द होल इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं, स्पीसीज हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड, ग्रीन हाउस कैसे, सारे कंसर्न्स को देखा जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल डिफरेंस ये होता है जो एक आर्टिकल में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में, वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही कोई ओरिजिनल एग्रीमेंट बन रहा है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो होता है हमारा कन्वेंशन। वो क्या हो गया हमारा कन्वेंशन। अब उसी कन्वेंशन के अंदर फ्यूचर नीड्स को देखते हुए, जैसे कि आज के टाइम के सिनेरियो को देखते हुए, आज की पॉलिटिकल चीजों को देखते हुए, जैसे हमारी गवर्नमेंट आर्टिकल से रिलेटेड चीजों को चेंज करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है, वैसे ही किसी भी कन्वेंशन से रिलेटेड कोई चीज हमें एक्सटेंड करनी है, उसी कन्वेंशन के अंदर कोई एग्रीमेंट के अंदर हमें कोई चेंजमेंट करना है, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोटोकॉल। तो वो होता है आपका प्रोटोकॉल। ये है बेसिक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो कन्वेंशन होता है उसमें एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे जितनी कंट्रीज, जितनी पार्टीज ने साइन किया, सपोज करो 100 कंट्रीज ने साइन किया, तो वो 100 कंट्रीज के ऊपर वो एग्रीमेंट बाइंड है कि उनको उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं एग्रीमेंट के अंदर वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वही जब हम प्रोटोकॉल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उस कन्वेंशन के अंदर ही चेंजमेंट हुआ होने के बाद अगर प्रोटोकॉल कोई आया है तो वो प्रोटोकॉल भी उन 100 कंट्रीज के ऊपर बाइंड होगा। नहीं, वो कंट्री की अपनी चॉइस होगी कि जो प्रोटोकॉल के अंदर चेंजेस आए हैं उनको भी कंट्री को अडॉप्ट करना है या नहीं करना, वो सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस है। बिकॉज उन्होंने वो प्रोटोकॉल के अंदर चेंजेस जो आए हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए बाइंड नहीं है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो उनको अडॉप्ट करना चाहें या ना करना चाहें। उनके ऊपर बाइंड क्या है, जो जिस कन्वेंशन के ऊपर उन्होंने साइन किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। अब हम वन बाय सभी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। देखो, सारी चीजें याद नहीं रह सकती, आपको सिंपल याद रखना है। एक तो आपको डेट याद रखनी है कि कौन सा कन्वेंशन कब पास हुआ था, और एक आपको मोटिव याद रखना है कि मोटिव क्या है। मेन मेन चीजें जो है सिर्फ हमें वही याद रखनी है, बिकॉज ज्यादा याद रखना हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा और हमें बहुत कुछ याद रखना है। अगर इन्वायरमेंट, और स्पेसिफिकली एक चीज और कर सकते हो, ये जस्ट ट्रिक है कि आपको सभी कन्वेंशन सारी चीजें याद नहीं हो रही सपोज करो, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप ये देखोगे जब आप करंट अफेयर स्टडी करो, उसमें देखो कि कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल न्यूज में है, जो न्यूज में दिखे उसका स्टैटिक को कवर कर लो। मोस्टली जो न्यूज में चल रहे होते हैं उन्हीं के स्टैटिक पोर्शन के पूछने के चांसेस होते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक थी, पर टाइम है तो सभी को रीड करो, सभी को स्टडी करो। यूपीएससी रिस्क लेने की चीज नहीं है। पहला है हमारा रामसर कन्वेंशन। साइन कब हुआ था? 1971 में। इफेक्ट में आ गया था 1971 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 1982 के अंदर। ये किससे रिलेटेड था? ये था रिलेटेड वेटलैंड से। वेटलैंड से रिलेटेड था। रामसर नाम इसलिए है क्योंकि ये कन्वेंशन पास हुआ था ईरान की जो सिटी है रामसर के अंदर। अब ये वेटलैंड से रिलेटेड है कैसे, कि जिन वेटलैंड्स की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी सिग्निफिकेंस है, उन वेटलैंड्स को ये रामसर साइट्स का टैग देते हैं और फिर उनको प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करो कि करंटली इंडिया की कितनी साइट्स को रामसर ने रिकॉग्नाइज करके रामसर साइट्स का टैग दिया है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2024। ये चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करना। उसके अलावा इसका गोल सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कि हमारे वेटलैंड्स बचे रहें। लोकल लेवल के ऊपर एफर्ट्स करना, नेशनल के ऊपर भी एफर्ट्स हो और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। सिंपल सा है। अब बात करते हैं व्हाट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सिंपल सी साइड में हम कहते हैं साइट्स। आप इन्वायरमेंट की बुक में देखोगे आपको ये वर्ड काफी बार लिखा हुआ भी मिलेगा, CITES। अब सिंपल सा है,
ऑपरेशन में कब आया? 1974 में आया। किसके प्रपोजल से ऑपरेशन में आया? ये याद रखना है, IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स मेंबर। जो नॉर्मली आपके एनिमल्स को टैग भी मिलते हैं ना कि ये एनिमल खत्म होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये इंडेंजर्ड है, ये नियरली थ्रेटन है, वो सारे स्टेटस भी कौन देता है? IUCN ही देता है। तो इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पहले साइट्स को देख लेते हैं। ऑपरेशन में आया 1975 में। नियर अबाउट 184 पार्टीज हैं आज के टाइम पीरियड के अंदर, इसके अंदर जिन्होंने इसको साइन किया। इनका काम क्या है? मेनली क्या देखना, जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिन उनकी सेफ्टी के बारे में देखना। जब उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनसे रिलेटेड ट्रेड की जा रही है, उसमें उनको कोई हार्म ना हो, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। जितने भी इंडेंजर्ड हैं स्पेसिफिकली, जिनको पहले ही एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उनको प्रिजर्व करना, उनको इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पीरियड पे उनकी सेफ्टी से रिलेटेड इशू देखना। आज के टाइम पे ये कन्वेंशन से रिलेटेड चीजों को कौन हैंडल करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एजेंसी है वही सारी चीजों को, साइट से रिलेटेड चीजों को हैंडल करती है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इतना याद रखना है, ज्यादा याद मत करना। और इसके अंदर और भी अगर आप ब्रीफली चाहो तो इसको भी एक बार पोज करके आप स्टडी कर लेना। अब आते हैं बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन नाम से नहीं पता चल रहा कि क्या है, तो ये हम देखते हैं क्या है। ये है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटिंग स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, जो स्पीसीज माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज। वो भी किसके? सिर्फ पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड ये कन्वेंशन किया गया था। इस कन्वेंशन को ऑपरेट कब हुआ? कब से ये कन्वेंशन को फॉलो करना स्टार्ट किया गया? 1983 से इस कन्वेंशन को फॉलो किया गया। अब इसके अंदर नियर अबाउट अभी के टाइम पीरियड के अंदर 173 माइग्रेटिव स्पीसीज हैं एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिनकी सेफ्टी, जिनका खाना पीना, हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि वो सेफ रहें। इसके लिए 2 अपेंडिसेस भी इंट्रोड्यूस हैं। अपेंडिक्स 1 में आप देखोगे तो उसके अंदर इंक्लूड है माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। वो वाइल्ड एनिमल्स जो माइग्रेटरी भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, आपका सीजन चेंज होने के ऊपर माइग्रेट भी करते हैं, और साथ में उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होती जा रही है। क्या तो नियरली थ्रेटन्ड है वो, या फिर वो इंडेंजर्ड है और उनके एक्सटिंक्ट यानी धरती से खत्म होने के ही चांस है। तो उनको इंक्लूड किया जाता है अपेंडिक्स 1 में। और अपेंडिक्स 2 में कौन से किए जाते हैं? जिनकी पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड लेवल के ऊपर अच्छी खासी है और अभी उनको एक्सटेंड होने का खतरा नहीं है, उनको 2 के अंदर काउंट किया जाता है। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? IUCN। IUCN क्या है? एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। इसको बनाया गया था 1948 के अंदर। इसका मेन ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब इसका सबसे बड़ा काम क्या है? आपकी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज को यही IUCN पब्लिश करता है, जिससे हमें सभी एनिमल्स के बारे में पता चलता है। नॉर्मली 9 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड करता है एनिमल्स की और प्लांट स्पीसीज की लिस्ट को, जिसके अंदर डिनोट किए जाते हैं। एक्सटिंक्ट होता है आपका नॉन इवेल्युएटेड जिसका बारे में पता नहीं चला, एक्सटिंक्ट होते हैं। आपको इंडेंजर्ड को नोट किया जाता है EN से। VU का मतलब होता है वल्नरेबल, और CR का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस तरह से एनिमल्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं, प्लांट स्पीसीज को अलग अलग डिफाइन करते हैं। और एनिमल्स के अंदर सब आ गए, चाहे आपका छोटा से छोटा कोई इंसेक्ट का स्पीसीज है उसके बारे में भी ये उसके अंदर डिटेल देता है कि इस एनिमल की फिलहाल ये चीजें चल रही हैं। हमें उससे हमें क्लियर डाटा मिल जाता है कि हमें किस एनिमल को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की फिलहाल जरूरत है, बिकॉज जिसकी पॉपुलेशन कम है उसी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर उस डाटा की हेल्प से फिर हम अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमें जब ये था कि टाइगर को बचाना जरूरी है, टाइगर पॉपुलेशन कम हो रही है, टाइगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे काफी प्रोजेक्ट फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लॉन्च करती है जो एनिमल को उस चीज की जरूरत है।
नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबल टाइगर फॉर्म। ये ओनली ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो जिसके अंदर मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, सिर्फ विलिंगली नेशंस ने, खुद ने नेशंस ने अपनी मर्जी से इस कैंपेन को लॉन्च किया। इसके अंदर यूएन का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, यूनाइटेड नेशन का, और नेशंस ने अपनी मर्जी से इस कैंपेन को स्टार्ट किया। किसके लिए? टाइगर को बचाने के लिए। और ये सारी चीजें कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर ग्लोबल टाइगर फॉर्म की स्टार्टिंग हुई थी। कब स्टार्टिंग हुई थी? 1993 के अंदर हुई थी। किस चीज के लिए? टाइगर को बचाने के लिए। रियो अर्थ समिट, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट समिट रही है। अभी इस समिट को रियो अर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में हुई थी, ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि आप इस तरह से इन्वायरमेंट का यूज करो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्यूचर जनरेशन के लिए आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली बार बात कब की गई थी? अच्छी तरीके से रियो अर्थ समिट के अंदर की गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर काफी गाइडलाइंस दी गई थी नेशंस को, जिन जिन नेशंस में नियर अबाउट 175 नेशंस ने इसको साइन किया था। और अच्छी तरह गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसे कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हम डेवलप भी हों, हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करे और साथ में इन्वायरमेंट को भी ज्यादा हम ना पहुंचे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। ये एक सस्टेनेबल और एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत करने के लिए इस को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कन्वेंशन को। और कब फाउंड किया गया था? 1994 के अंदर किया गया था। और इसका सिंपल सा सिचुएशन था, सिंपल मोटिव था। अपना 1994 याद रखना है, फाउंडेशन डेट है। मोटिव क्या था? सिंपल, ड्रॉट, जो ड्रॉट वाले एरिया है उसको ओवरकम करना, ड्रॉट को ओवरकम करना और डेजर्टिफिकेशन को ओवरकम करना, कि जितना हो सके वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन कम हो, जितना हो सके ड्रॉट की सिचुएशन कम हो, ये मोटिव था। इस कन्वेंशन को नियर अबाउट इसके अंदर 197 नेशंस इंक्लूड थे, जिसके अंदर आपकी 196 कंट्रीज थी वर्ल्ड की और एक आपकी यूरोपियन यूनियन थी। और इस कन्वेंशन के अंदर यही बात की गई कि लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की सोइल फर्टिलिटी कम हो रही है, ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज सॉइल अच्छी नहीं रहेगी, फर्टिलिटी नहीं होगी, क्रॉप ग्रो नहीं होगी, ट्री ग्रो नहीं होगी, तो डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, लोगों को खाने की प्रॉब्लम होगी, पानी की प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इन कंसर्न से रिलेटेड ही इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। अब नेक्स्ट कन्वेंशन इंपॉर्टेंट आती है, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की बात है, सेम ये भी वही था, ब्राजील के अंदर ही 1992 के अंदर ही साइन हुआ था। उसी टाइम पीरियड के अंदर आपकी अर्थ समिट के अंदर इसके हेडक्वार्टर, यूएनएफसीसी के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बॉन के अंदर। और इसको भी नियर अबाउट इसके अंदर भी 197 पार्टीज इंक्लूडेड थी। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई थी ग्रीन हाउसेस गैसेस की, उन गैसेस की जो हमारे क्लाइमेट को बहुत मेजरली इफेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था कि कैसे ग्रीन हाउसेस गैसेस, जो भी आपकी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मतलब आपके फ्रिजेस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलता है, उन सब से रिलेटेड बात की गई थी कि कैसे उन चीजों को कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स को कैसे कम किया जाए। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर आया, वो भी इसी कन्वेंशन से रिलेटेड आया। और वो आज तक जो एक्सटेंशन होता जा रहा है उस चीज का, वो इसी से रिलेटेड है, यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड। फिर आता है व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कब आया? सेम उसी के अंदर 1992 रियो डी जेनेरो समिट, अर्थ समिट के अंदर ही। तो अब देखो कितनी सारी चीजें उस सेम एक अर्थ समिट से निकल गई, जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी वाला मेजर जो मुद्दा था वो भी उसी टाइम पीरियड के अंदर आया 1992 में। 1992 में ही यूएनसीबीडी इफेक्ट के अंदर आया और 1992 में ही यूएनएफसीसीसी। तो एक मीटिंग के अंदर, उस ब्राजील की एक मीटिंग के अंदर इतना सब कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इतने चेंजेस कर दिए गए। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद करोगे हो जाएगा। लेक्चर को 2 बार देखोगे तो डेफिनेटली 100% हो जाएगा, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। सेम इफेक्ट में 1993 के अंदर आया, 196 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड थे, हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर आपको मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर ह्यूमन काइंड को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया गया, साथ में गोल्स को प्रिजर्व करने की बात की गई और सारी चीजों को फेयरली चीजें संभालने की बात की गई कि बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी क्या है?
जिसके अंदर आपका साइट्स की चीजों को हैंडल किया जाता है, एक्चुअली में वो क्या है? ये एक नॉर्मली एजेंसी है, एक प्रोग्राम है, किसके अंडर आता है? यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। इसको कब पास किया गया था? 1972 के अंदर ये बना था। इसको बनाया किसने था? यूएन जनरल असेंबली ने ही बनाया था। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट किस डाटा के ऊपर बेस हुई थी? जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जो एक यूएन की ही एजेंसी है, उसके पैनल ने ही इसकी शुरुआत की थी। और उन्हीं की जो स्टडीज थी, उन्हीं की रिसर्च थी, साइंटिफिक फाइंडिंग्स थी, उनसे रिलेटेड सारे कंसर्न्स को देखकर ही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट है मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या है? सिंपल सा है, अगर ये पूछा जाए, दो चीजें याद रखने, एक तो है ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, बिकॉज ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो प्रोटोकॉल हैं आपके, एक आपकी वेना कन्वेंशन है और एक आपका मॉनिटर प्रोटोकॉल है। ये दोनों अगर आ जाएं तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। और आपको ईयर याद रखना है कि ऑफिशियली 1987 में पास हो गया था, इफेक्ट आया था। इफेक्टिव कब से हो गया था? इस चीज के ऊपर काम कब से स्टार्ट हो गया था? 1989 के अंदर हो गया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया था 1997 में, पास हुआ था। कब पास हुआ था? कहाँ पास हुआ था? जापान के अंदर पास हुआ था। और ये क्या थी? ये यूएनएफसीसी की तीसरी मीटिंग थी, जिसके हमने 1992 के अंदर फॉर्मेशन देखी यूएनएफसीसी की, उसकी तीसरी मीटिंग थी। उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था और इसको नियर अबाउट 192 प्लस कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था। ये मेनली किससे रिलेटेड था? आपका ग्रीन हाउस गैसेस से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था? अगर ये पूछा जाए, सिंपल देखना है, इफेक्ट में आया था 2004 के अंदर, अप्रूव कहाँ हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और किससे रिलेटेड था? ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट कन्वेंशन। ये मेनली आपसे अगर मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है तो आपको सिंपल देखना है कि ये ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट से रिलेटेड था। वहीं वीना कन्वेंशन की बात करें तो अभी हमने देखा ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन के लिए था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए था, बिकॉज ओजोन लेयर नहीं रहेगी, सन का डायरेक्ट इफेक्ट होगा, हमारी स्किन हार्म होगी, स्किन कैंसर होने के चांसेस है, काफी डिजीजेस हमें होंगी, स्पीसीज को भी काफी डिस्टर्बेंस होगी, चाहे प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो, तो ये काफी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कब लॉ बना था? 1985 में लॉ बना था और इफेक्ट में 1988 के अंदर आ गया था। बेसल कन्वेंशन हम देखें तो वो किससे रिलेटेड थी? मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। सिंपल कि वेस्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने वेस्ट को, जो आपका गार्बेज है, उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं करोगे तो उससे भी आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लास्टिक भी होता है आपके गार्बेज में, आपके वेस्ट में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, तो उससे रिलेटेड, उसकी मैनेजमेंट कैसी की जाए, उससे रिलेटेड आपकी बेसल कन्वेंशन इंट्रोड्यूस हुई थी। ऑफिशियली 1989 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। लॉ कब बन गई थी? 1992 के अंदर। नेक्स्ट है आपका कार्टागेना प्रोटोकॉल। ये मेनली आपका था बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल था टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किस चीज के लिए? कि बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करना है, स्पीसीज के अंदर काफी डाइवर्सिटी है और उसको डाइवर्सिटी को भी हमें मेंटेन करना है, उस चीज को हमें बचाए रखना है, उससे रिलेटेड आपका कार्टागेना प्रोटोकॉल आया था। ऑफिशियली 2000 में आया था, 2003 के अंदर ये इफेक्ट के अंदर आ गया। अगला है आपका यूएन रेड, द यूएन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज व्हाट इट इज कॉल्ड। सिंपल सा है, किस चीज के लिए हो गया? डिफॉरेस्टेशन के कंसर्न्स के लिए और फॉरेस्ट डिग्रेड होते जा रहे हैं। आज के टाइम पे आपका अमेजोन फॉरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट माना जाता है, वो भी काफी कम होता जा रहा है। हर जगह के फॉरेस्ट को काफी इफेक्ट हो रहा है, कहीं पे किसी फायर की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से चीजें बहुत इफेक्ट हो रही है फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट डिग्रेड होते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड था आपका यूएन रेड। ये भी आपके सेम इन्हीं ईयर्स के अंदर आया था। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यूएन रेड बेसिकली है क्या। ये अगर आपसे वर्ड पूछा जाए तो सिंपल आपको पता होना चाहिए डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका नयोग्या प्रोटोकॉल। इसके अंदर आपका क्या था? मेनली किस चीज से रिलेटेड था? सेम बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड ये आपका था। तो अगर ये भी आ जाए तो आपको यही देखना है, टू मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑफिशियली आया 2010 में, इफेक्ट आया 2014
2014 के अंदर। फिर किगाली एग्रीमेंट हुआ था, ये किसके अंदर था, मॉनेटरी प्रोटोकॉल की कुछ मॉडिफिकेशंस की गई थी सेम उसी के अंदर, उसके लिए किगाली एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था जो 2019 के अंदर इफेक्ट में आया। नेक्स्ट मिनामाटा कन्वेंशन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल है, कुछ नहीं है, मरकरी, सिंपल सा देखना है, एम से मरकरी, एम से मिनामाटा, जो मरकरी से रिलेटेड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, मरकरी के जो हार्मफुल आपके इफेक्ट्स, आप काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देखोगे, उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखी गई थी। एंड इसको ऑफिशियली कब किया गया, 2013 में इसको ऑफिशियली किया गया, और साथ में फिर ये इफेक्ट में कब आया, 2017 के अंदर आया। रोटरडम कन्वेंशन कब थी, रोटरडम कन्वेंशन के अंदर किसके बारे में बात की गई थी, हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड से रिलेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड से रिलेटेड ट्रेड की जा रही है, उससे रिलेटेड आपका रोटरडम कन्वेंशन था। ऑफिशियली 1998 में आया, इफेक्ट में कब आया, 2004 के अंदर आया। अब ये कुछ लिस्ट है, आप ये लिस्ट चाहो तो इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर मैंने ईयर्स मेंशन कर दिए हैं ताकि आप एक बार दोबारा से रिवीजन कर सको। ये लिस्ट है पूरी, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, और अगर आप वैसे नोट कर रहे हो तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू।